हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नीट कैप्सूल एक और बेहतरीन चैप्टर का, और वो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। तो आज आपको इस चैप्टर को बढ़िया से अच्छे से देखना है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं माइंड मैप बना करके आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सके। ये माइंड मैप या मैं बोलूं ये नीट कैप्सूल जड़ी बूटी आपके लिए अच्छे से रिवीजन कराने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, और आप इसकी हेल्प से पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर पाएंगे। और अच्छे से इसको पढ़िए और बढ़िया से क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि आपने थ्योरी तो ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है। तो रिवीजन में ये आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रामबाण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को बढ़िया से अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से यहाँ पर इसको देख सके। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, किस तरीके से हमें पढ़ने हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा हम आते हैं यहाँ पर इस टॉपिक पर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो है पूरे के पूरे चैप्टर के यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अपने ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये मुझे भेजा है। तो क्यों ना यार बढ़िया से अच्छे से आपको मैं बताऊं कि आप भी इस तरीके से देखो कितने सुंदर नोट्स है, आप इनको बना सकते हैं। रंजना स्टूडेंट है, उसने ये बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता वाले इस चैप्टर की शुरुआत होती है बिल्कुल एकदम बेसिक से, कि सबसे पहले आता है यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण, किस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो कौन कौन से वैज्ञानिक आए। सबसे पहले आए लेवोजियर साहब। लेवोजियर साहब ने यहाँ पर तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत किया, दो भागों में, एक धातु और दूसरा अधातु। धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और अधातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इससे ज्यादा ये बता नहीं पाए, ठीक है। उस टाइम पर उतनी खोज नहीं हुई थी, उपधातुओं की बातें, अक्रिय गैसों के बारे में ये बता नहीं पाए। फिर उसके बाद आते हैं डोब्रिनर साहब। डोब्रिनर साहब ने लगाया अपना त्रिक नियम। त्रिक नियम यह कहता है कि बीच में आने वाला तत्व का परमाणु भार पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भारों का औसत होगा, ठीक है। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया था, और तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे जिनको त्रिक कहा था, और उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन क्लियर। फिर उसके बाद आए प्राउस्ट भैया। प्राउस्ट साहब ने क्या किया कि प्राउस्ट साहब ने ये बताया कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और इन्होंने ये बताया कि उन तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का n गुणज होगा, उसका गुणज होगा पूर्ण गुणज के रूप में, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके परमाणु भार दशमलव में होते हैं, जैसे क्लोरीन ले लो, कॉपर ले लो, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका परमाणु भार दशमलव में होता है। तो ये बात सबके लिए वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते हैं। डन। अगली बात न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम आप सब जानते हैं कि आने वाले प्रत्येक आठवें तत्व के गुण उससे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके सिमिलर होंगे। तो ऐसा कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन यह नियम भी परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है, क्योंकि उसके बाद आ जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई ये नियम स्वतः ही गलत सिद्ध हो गया, आपको पता होगा। और यहाँ पर संगीत के सुर सारे गामा पादा निस्सा के अनुसार पहला अक्षर भी सा है, तो आने वाला आठवां अक्षर भी सा। तो इसी तरीके से अगर मैं लिथियम को पहला तत्व मान लूं तो आठवां तत्व बनता था मेरा सोडियम। तो गुण सिमिलर आ जाते थे। अब अगला है लोथर-मेयर का वक्र नियम। लोथर-मेयर साहब ने क्या बोला था कि लोथर-मेयर साहब ने ग्राफ के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु भारों को उनके परमाणुीय आयतन के साथ रिलेट किया और ग्राफ बनाया, और ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलता है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं यहाँ y अक्ष पे ले रहा है परमाणुीय आयतन, x अक्ष पे ले रखा है परमाणु भार, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ ऊपर भी बढ़ता है और आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है हर एक यहाँ पे देखो, ये एक पहाड़ी है, इसका टॉप बिंदु, ये टॉप पॉइंट शीर्षतम बिंदु आप देख पा रहे हैं। इस शीर्षतम बिंदु पर आती है क्षार धातुएं। इस ग्राफ की खासियत क्या है, इस ग्राफ की खासियत ये है कि जो क्षार धातुएं होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये शीर्ष पर आती है। देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम टॉप पर आती है। दूसरी बात, जब आप सोडियम से आगे बढ़ेंगे यहाँ मैग्नीशियम, पोटेशियम से आगे बढ़ेंगे कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर आगे यहाँ पर आ जाएगा बेरियम। तो दूसरे वर्ग के तत्व इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ये क्या आती है अवरोही स्थान पर, ढलान वाले बिंदु पर। तो यहाँ पर आती है बेटा क्षारीय मृदा धातुएं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आदि, ये आती है अवरोही स्थान पर। और
सोडियम से पहले देखेंगे फ्लोरीन, ये चढ़ाई वाले स्थान पर है, ठीक है। ये है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आते हैं आरोही स्थान पर, ठीक है। तो हेलोजन आते हैं आरोही स्थान पर। और यहाँ पर जो बॉटम पार्ट है कर्व का, सबसे बॉटम वाला पार्ट, तल वाला भाग, ये तल, ये तल, ये तल, इस तल वाले भाग में उपस्थित होती है आपकी उपधातुएं और डी ब्लॉक के तत्व। तो तलस्थ वाले स्थान पर आती है उपधातुएं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका लोथरमेयर का वक्र नियम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली बात, फिर इसके बाद आता है आपका मेंडलीफ का वर्गीकरण। तो मेंडलीफ ने क्या किया, तत्वों को वर्गीकृत किया, इन्होंने परमाणु भार आधार माना और उसके आधार पर एक टेबुलर फॉर्म बनाई, मतलब इन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया। तो ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध करने का प्रयास किया और नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। और यहाँ पे कुछ बातें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोजले साहब ने नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। एका सिलिकॉन जर्मेनियम को कहा, एका एल्यूमिनियम गैलियम को कहा, एका बोरोन स्कैंडियम को कहा, एका मैग्नीज टेक्नीशियम को कहा। याद करने की ट्रिक, सीता गीता से अलग है, बीएससी नहीं एमटेक है, लिखवा रखिए आपको, ठीक है। बस कुछ बातें यहाँ पे आप और ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, जो आवर्त थे बेटा, उन आवर्त मतलब पीरियड, पीरियड तो कितने थे, 7 ही थे, लेकिन जो वर्ग थे, समूह, वो क्या थे बेटा, अलग थे, ठीक है। 1 से लेकर के 1 टू लेकर के 8, ठीक है, और प्लस एक जीरो ग्रुप इन्होंने खाली छोड़ा हुआ था, टोटल 9 यहाँ पे वर्ग थे, ठीक है। और जिसमें से भी 1 से लेकर के 7, 8 से लेकर के 1 से लेकर 8 तक में भी 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को इन्होंने दो उपवर्गों में ए और बी में डिवाइड किया था, याद हो तो आपको देख लेना, ठीक, ओके। ये खूबियां हो गई। खामियां क्या थी कि ये जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, समस्थानिकों की स्थितियां निश्चित नहीं कर पाए, क्योंकि तत्वों के समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते तो उनको भी स्थान मिलना चाहिए था। कुछ तत्वों के परमाणु भार बढ़ते क्रम में नहीं थे, जैसे कि आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का परमाणु भार ज्यादा होता है, पोटेशियम का कम होता है, लेकिन आर्गन पहले लिया, पोटेशियम बाद में लिया, क्यों? ठीक है। कुछ तत्व कुछ तत्वों के गुण अलग अलग थे, उनको एक ही वर्ग में डाल दिया, जैसे कि कॉपर, कॉपर वाला वर्ग, और सोडियम पोटेशियम वाला वर्ग, ये अलग अलग तत्व हैं, इनके गुण अलग अलग है, आपने इनको एक ही वर्ग के अंदर क्यों रखा, फर्स्ट के अंदर रख दिया था ना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी करके, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये इनकी कमियां थी। अगली बात, समझ में आ रहा है दोस्तों? बढ़िया से एक क्विक रिवीजन है आपके लिए, जिन बच्चों ने बढ़िया से पढ़ा हुआ है अच्छे से कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है मोजले साहब। मोजले साहब ने क्या किया, मोजले साहब ने एक परमाणु क्रमांक की खोज करी। मोजले साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे प्रकीर्णन प्रयोग। उन्होंने क्या किया, अलग अलग धातुओं की सतह पर क्या किया, विद्युत विकिरणें आपतित करी, ठीक है। और वहां पर उन्होंने ये देखा कि यार तत्वों के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक है, वो क्या हो रहा है, आवर्ती के वर्गमूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब आवर्ती पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से उन्होंने ये बताया कि तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार परमाणु क्रमांक होना चाहिए, न कि परमाणु भार। इससे हम क्या कर सकते हैं, तत्वों के भौतिक गुणों को ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो फिर वहां पर बैठे हुए कुछ वैज्ञानिकों ने ये बात सुनी, जो थे बोहर, बरी, रैंग, वर्नर, और उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप हमें दिया, ठीक है, ओके, जिसमें आवर्त भी है 7, वर्ग है 18, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक उसके अंदर है, ये हम सब जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त है, 18 वर्ग है, और टोटल यहाँ पर तत्व है 118, 4 ब्लॉक है, ओके। और फिर यहाँ पर आवर्तों का वर्गीकरण आपको बढ़िया से देखना है, किस आवर्त, पहले आवर्त में कितने तत्व, दूसरे आवर्त में कितने तत्व, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में कितने तत्व है, ठीक है, पता होना चाहिए। अब एक और बात यहाँ पे आती है, 100 से अधिक जिनका परमाणु क्रमांक है, तो उनका जब तक कोई नाम न दिया जाए, उससे पहले आईयूपीएसी अपनी तरफ से नाम देती है। तो वो नाम कैसे दिया जाता है, उसके लिए कुछ डिजिट इन्होंने बताई कि यार अगर जीरो अंक के लिए हम नील बोलेंगे, 1 के लिए अन बोलेंगे, 2 के लिए बाई बोलेंगे, 3 के लिए ट्राई बोलेंगे, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, सेप्ट 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन बोलेंगे। तो ये डिजिट है, इनको आप लगाइए, लास्ट में ईएम लगा दीजिए, नाम बन जाएगा। जैसे 119 अन अन इनियम, अन 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 इन, पीछे ईएम लगा 119, प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, यू यू ई, यू यू ई पहला अक्षर, यू यू ई, ठीक है। अगला, फिर इसके बाद आता है परिरक्षण प्रभाव।
परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर आने से रोकने वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल। तो सिंपल सा वर्ड में बोलूं कि यार ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है और ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। ओके, परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा आकार उतना बढ़ेगा, बिल्कुल है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव प्रतिकर्षण करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को और दूर धकेलेगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज बढ़ता है। और किस कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। एस कक्षक सबसे अच्छे सैनिक है, फिर डी, फिर पी, फिर डी, फिर एफ सबसे दुर्बल है। ठीक है, तो एस कक्षक सबसे प्रबल सैनिक है, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसने ही नहीं देंगे। और इसके साथ यहीं से रिलेटेड एक टॉपिक और है, जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाभिक द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परिणामी आकर्षण बल, यही कहलाता है जेड इफेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल नहीं, परिणामी आकर्षण बल, परिभाषा में नाभिक एवं बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला परिणामी आकर्षण बल जेड इफेक्ट कहलाता है। इसको जेड माइनस सिग्मा से हम ज्ञात कर सकते हैं। जेड परमाणु क्रमांक है, सिग्मा परिरक्षण नियतांक है। अब सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई पी कक्षक है या एस कक्षक है, उसके लिए हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या फॉर्मूला था? 0.35, nवे कोश में इलेक्ट्रॉन -1, उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी बचे हुए उसका प्रतिकर्षण कर रहे होंगे, प्लस 0.85 जस्ट अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब प्रतिकर्षण कर रहे होंगे, n-1वें कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस 1 गुणा बाकी आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लास में पढ़ा रखा है। जेड इफेक्ट कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा, ऋणावेश बढ़ने पर जेड इफेक्ट घटता जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा, जैसे Na प्लस Mg प्लस टू Al+3 का जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। ऋणावेश बढ़ने पे जेड इफेक्ट कम होता जाता है, F माइनस O माइनस टू N-3 का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आकार घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये आकर्षण बल है, आकर्षण इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? डन, ओके। परमाणु त्रिज्या, अब परमाणु त्रिज्या क्या होता है बेटा? नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, औसत दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अलग अलग प्रकार की होती है, सहसंयोजक होती है, आयनिक होती है, धात्विक होती है, वान डेर वाल होती है। तो सहसंयोजी त्रिज्या क्या होता है? कोई सहसंयोजी अणु है, उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। लेकिन अगर दोनों परमाणु अलग अलग हो तो Ra प्लस Rb माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर। क्लियर है मेरी बात? ओके, क्लियर, ओके। इसको यहां पर हम इसका नाम है यार स्टीवेंसन सुमाकर सूत्र। स्टीवेंसन सुमाकर सूत्र, डी है बंद लंबाई। ठीक, अगला आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनों की त्रिज्या, आयन धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर धनायन की त्रिज्या, धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बनता है, तो धनायन जैसे ही बनता है तो आवेश आता है, धनावेश आएगा तो जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आकार छोटा हो जाएगा। तो धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, जबकि ऋणायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तो जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा साइज घटेगा। यहाँ पे ऋणावेश कर लेना, यहाँ धनावेश कर लेना। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब आता है यहाँ पर धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, कोई धात्विक क्रिस्टल है, उसमें दो निकटवर्ती परमाणु है, उनके मध्य की दूरी का आधा मान धात्विक त्रिज्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस। वान डेर वाल त्रिज्या, दो अलग अलग गैसीय अणु है, उनके निकटवर्ती परमाणु है, उनके मध्य की दूरी का आधा मान वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, और इन त्रिज्याओं में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वान डेर वाल, क्योंकि गैसीय अणुओं के बीच में। फिर यहाँ पर मेटेलिक रेडियस, क्योंकि इसमें कोई अतिव्यापन नहीं होता है। कोवेलेंट रेडियस छोटी होती है, और मेटेलिक वान डेर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस का दुगना होती है। ठीक, ओके, इतनी बात हो गई। क्लियर है मेरी बात? ओके, परिरक्षण प्रभाव आकार बढ़ाएगा और जेड इफेक्ट घटाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कोश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज, ये नहीं हटा, ये हटा देना बेटा। आकार बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार घटेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, अगला। और यहाँ पे इसमें आप परमाणु त्रिज्या के बहुत सारे उदाहरण है। एस ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है, ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता ही जाता है। ठीक है,
पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे चलते हैं, आकार बढ़ता ही जाता है। बस वर्ग संख्या 13 के अंदर ध्यान रखना, गैलियम का आकार छोटा होता है एल्यूमिनियम से, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी ब्लॉक में दिक्कत आती है स्कैंडियम से जब हम जिंक की तरफ जाते हैं 3D श्रेणी, उसका आकार ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और लेंथेनाइड संकुचन की वजह से देखा होगा टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम में टाइटेनियम का आकार छोटा, जर्कोनियम हाफनियम का बराबर, लेंथेनाइड संकुचन, ओके। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, उसी को कहा जाता है आयनन ऊर्जा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आयनन ऊर्जा बोलो, आयनन विभव बोलो, आयनन एंथैल्पी बोलो, बात एक ही है। इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी आईई बोलो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, आईपी, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, ओके। तो यहां पर अब इसके बाद दूसरा इसके अंदर टॉपिक आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, क्रमागत आयनन ऊर्जा। एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो बार बार ऊर्जा देनी पड़ती है वो कहलाती है क्रमागत आयनन ऊर्जा, और हर बार आपको पहले से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि आकार छोटा होता जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे जैसे अब आवर्त में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते जेड इफेक्ट बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। टॉप टू बॉटम चलने पे साइज बढ़ता है, आयनन ऊर्जा घट जाएगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो अक्रिय गैसों के लिए आयनन ऊर्जा का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है क्योंकि उनका स्टक पूरा होता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो अपने नजदीकी वाले परमाणु से ज्यादा ऊर्जा खाएंगे वो, ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब आवर्त में तो कोई दिक्कत नहीं, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने आपको बताया। वर्ग में एक बात ध्यान रखना, वर्ग में जैसे कि वर्ग संख्या 13 बोरोन वाला वर्ग, बैंगन आलू गाजर थैला, ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा घटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बोरोन की सबसे ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जस्ट उसके बाद थैलियम आता है, फिर गैलियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर इंडियम आता है, ध्यान रखना। और कार्बन परिवार में भी क्या होता है कि कहे सीताजी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु में क्या होता है, प्रभु पहले आते हैं, सुनो बाद में आता है, याद है, ठीक है, डन कर लेंगे। 3D श्रेणी के अंदर भी सेम इसी तरीके से अपवाद है, ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया से देख लेना, ओके। धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन त्यागना, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा मतलब उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब उसको कम ऊर्जा चाहिए, आयनन ऊर्जा उसके लिए कम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब भी कोई उदासीन परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बनाता है, तो बेटा जो है ऊष्मा परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, या मैं बोलूं जो ऊष्मा निकलती है वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इन शॉर्ट, जब भी कोई परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम नहीं बोल सकते कि उस प्रक्रम में ऊष्मा निकलेगी या देनी पड़ेगी, डिपेंड करता है आपका वो परमाणु कैसा है। उसको इलेक्ट्रॉनों से लगावे तुरंत ले लेगा, ऊर्जा निकाल देगा। अगर मान लो उसका स्टक पहले से स्टेबल है, अर्धपूरित है या पूर्णपूरित है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ऊर्जा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो निकलने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी। ध्यान रखना, अक्रिय गैसों की लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, जो स्टेबल विन्यास वाले होते हैं p3 विन्यास वाला, उनका भी कम होता है, s कक्षक पूरा भरा हुआ है उनके लिए भी कम होता है, ठीक है, ओके। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणताओं के बाद और बाकी उदाहरण, बाकी चीजें आप देख लेना। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कोई साजिद बंध है, कोई दो परमाणु है उनके बीच में कोई बंध बना हुआ है, साजिद बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता है, कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, ठीक है, ओके, विद्युत ऋणता कहलाती है। और विद्युत ऋणता आपको कुछ कुछ तत्वों की पता होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन की होती है 2.1, कार्बन की होती है नॉर्मल एस 2.5, sp3 कार्बन, sp2 कार्बन की 2.75, sp कार्बन की होती है 3.25, ओके। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है 4, पूरे आवर्त में सर्वाधिक, ऑक्सीजन की 3.5, ओके। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग लगभग सिमिलर होती है 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण का मतलब जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज घट जाएगा, बिल्कुल सही। प्रतिशत एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षण का तात्पर्य नाभिक से नजदीकता, बिल्कुल सही बात है। तो प्रतिशत एस लक्षण बढ़ेंगे तो क्या होगा? आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे कि देखो संकर्ण sp sp2 sp3, प्रतिशत एस लक्षण यहाँ पे 50 पर, एक एस एक पी 50-50, एक एस दो पी 33% एस का योगदान, एक एस 3 पी एस का योगदान 25%। तो यहाँ पे प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा है, अतः इस कक्षक की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, sp कक्षक, ठीक है, ओके। बाकी एटॉमिक साइज घटती है, en बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ती है, en घटती है, टॉप टू बॉटम जाने पर।
बंध लंबाई की गणना हम विद्युत ऋणता के आधार पे कर सकते हैं, अभी देखा था हमने। प्रतिशत आयनिक लक्षण, हेनी स्मिथ फॉर्मूला, इसकी सहायता से आप प्रतिशत आयनिक लक्षण भी ज्ञात कर सकते हो। 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ खास बात है, अगर डेल्टा एन का मान 2.5 से ज्यादा आ जाए, विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा आ जाए, तो आयनिक लक्षण ज्यादा है सहसंयोजक से। बराबर आ जाए तो दोनों बराबर है, कम आ जाए अंतर तो आयनिक लक्षण कम सहसंयोजक ज्यादा। और ईएन मापक्रम स्केल, ईएन मापने के पैमाने होते हैं ना, पोलिंग मापक्रम, मुलिकन मापक्रम। तो पोलिंग मापक्रम क्या होता है? पोलिंग मापक्रम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए बी बी दोनों मिलकर के ए बी परमाणु बना रहे, ए बी अणु बना रहे। तो डेल्टा ईएन 0.208 अंडर रूट डेल्टा, डेल्टा होता है अनुनाद ऊर्जा, उसका मान क्या होता है? अंडर, ये होता है ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए ए इंटू ई बी बी। ई ए बी क्या है? ए बी बंध की बंध ऊर्जा, ई ए ए बंध की बंध ऊर्जा, बी बी बंध की बंध ऊर्जा, ये रखेंगे। ए बंध की बंध ऊर्जा और बी बी बंध की बंध ऊर्जाओं का गुणनफल करेंगे, उनका अंडर रूट लेंगे, फिर उस अंडर मान को हम ई ए बी इसके बंध ऊर्जा में से घटाएंगे, फिर उसका अंडर रूट लेंगे, तो फिर डेल्टा निकल के आएगा। मुलिकन स्केल क्या बोलता है? मुलिकन स्केल ये बोलता है किसी भी तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा और उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत होता है, निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगला टॉपिक है ऑक्साइड के प्रकार। ऑक्साइड जनरली 4 प्रकार के होते हैं दोस्त, ऑक्साइड जनरली 4 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो अम्लीय ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड धातुओं के, उदासीन नौ को नाश हुआ जो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते। जनाब अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ओके, अम्लीय ऑक्साइड जैसे कि कार्बन, बोरोन, सल्फर, सल्फर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सिलिकॉन, इनके ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड है तो पानी में डालेंगे तो अम्ल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्षारीय ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो क्षार बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड को, सोडियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्षार अम्ल से क्रिया करेंगे, लवण बना देंगे। उदासीन नो को नाश हुआ, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड, सीओ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 लाफिंग गैस, हा हा हा, और H2 पानी। उभयधर्मी ऑक्साइड जो न तो अम्ल से जो दोनों से क्रिया करे, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करे, ठीक है। जनाब अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ठीक है, डन। इसी के साथ ये पूरा मामला समाप्त। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर सब कुछ देख लिया है जो हम देखना चाहते थे। आपको अब क्या करना है, बढ़िया से अच्छे से को देख करके नोट्स बनाने, अच्छे से रिवीजन कर लिया आपने, बढ़िया से कान में ईयरफोन लगा करके आपने बढ़िया सुना होगा। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन और ये थी, आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन और ये थी कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सिर्फ माइंड मैप पढ़ के ही सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है कि यार माइंड मैप से हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, हमारा फास्ट रिवीजन हो गया। फास्ट रिवीजन उन बच्चों के लिए कारगर होता है जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको एक बार पहले पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए बेटा अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए 50% डिस्काउंट, ठीक है, अनअकैडमी के नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो आप यहाँ पर 50% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं और 1 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा। लगभग 13 महीने आप अच्छे से अनअकैडमी पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए आपको कोड यूज करना है कामेश, बढ़िया से अच्छे से आप यूज कीजिए और अपना नीट सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसमें आप पुरानी बैच की क्लासेस भी देखनी हो, कोई पुराना बैच देखना हो, सबकी क्लासेस आपको चलती हुई दिखाई देगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बेधड़क। ओके, और अगर आप सिर्फ बैच लेना चाहते हैं तो बैच भी मिल जाएगा। ये 11th वाले बच्चों के लिए, 12th और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए फिनिक्स, 11th वालों के लिए निम्बस। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर सारी बातें मैंने आपको बताई। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें बढ़िया समझ में आ गई होगी। आज का ये माइंड मैप सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में काफी अच्छा रहा होगा, पूरा हेल्प इसने की होगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। इसी तरह आप इनको देखते रहें, अच्छे से इनको बाकी दोस्तों को भी शेयर करते रहें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।